कुछ दिनों पहले की बात है। इंडिया से एक वॉरशिप जारी होती है। इंडिया में विशाखापट्टनम में एक नेवी का एक प्रोग्राम हो रहा होता है, जहां पे बहुत सी कंट्रीज के लोग आते हैं और एक नेवी जॉइंट एक्सरसाइज होती है, जिसका संचालन खुद प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू करती है। और उसके बावजूद भी उन सब में से, उन सारी कंट्रीज में से एक कंट्री होती है ईरान। जैसे ईरान की शिप वापस की तरफ, अपने देश की तरफ मुड़ रही होती है, उसका नाम होता है आइरिस देना। जैसी वो मुड़ रही होती है अपने देश की तरफ, उसी टाइम पे बीच में वो इंडियन ओशन को क्रॉस करने वाली होती है। तब तक बीच की उस जगह में, इंडिया के बॉर्डर से दूर, श्रीलंका के बॉर्डर के पास, उस पर यूएस अटैक कर देती है। और शिप की इतनी बुरी हालत हो जाती है कि वो टुकड़ों टुकड़ों में पानी में बिखेर दी जाती है। और इंटायर जब ये सिचुएशन होती है, तो करीबन 90 से भी ज्यादा ईरानी सैनिकों को मारा जाता की मौत हो जाती है। दूसरी ओर हम ये भी देखते हैं कि जैसे ही ईरानी जो ऑफिसर्स थे, नेवी ऑफिसर्स, वो एक रडार भेजते हैं कि डेंजर आ चुका है, हम पे अटैक हो चुका है। इन सब चीजों के बावजूद इंडिया नहीं रिएक्ट करता है, पर श्रीलंका रिएक्ट करता है इस पूरी सिचुएशन के ऊपर। श्रीलंका अपने फोर्सेस भेजता है वहां पे, साथ ही साथ उनका संरक्षण करता है, उनको हॉस्पिटल्स में भर्ती करता है, जो भी लोग घायल होते हैं, ये सब कुछ श्रीलंका करता है। लेकिन हम इस पूरे पॉइंट ऑफ टाइम पे देखते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी भी शांत रहते हैं, इंडिया का स्टैंड भी शांत रहता है। और ये एक वाजिब क्वेश्चन दिमाग में लेकर आता है कि एक्चुअली में पीएम नरेंद्र मोदी इतना साइलेंट क्यों है इस पूरे वॉर की सिचुएशन पर। इतने टाइम से, मतलब इस पूरे वॉर को मेरे ख्याल से 5-6 दिन होने वाले हैं अब, ईरान वर्सेस यूएस, ईरान वर्सेस इजराइल की पूरी वॉर में। इसमें खमीनी की मौत हो चुकी है, जो सुप्रीम लीडर है ईरान की। डिफेंस मिनिस्टर्स की मौत हो चुकी है जो ईरान के है। पूरी तरीके से ईरान अंडर अटैक हो चुका है। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को खत्म करने में पहले इजराइल और यूएस ने काफी हद तक साथ मिलकर एक्शन कर दिए थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि पानी स्तर से ऊपर जा रहा है। इस पूरे सिचुएशन में सबसे चिंता देने वाली ये बात है कि वॉर ऑलमोस्ट इंडिया के तट पर आ चुकी है और पीएम नरेंद्र मोदी इस पे पूरी तरीके से साइलेंट है। देखिए, इंडिया ने बहुत सालों से ये क्लेम किया है कि कोई भी चीज अगर इंडियन ओशन के आसपास होती है, इंडियन ओशन में होती है, किसी भी तरीके की दुर्घटना होती है, कुछ भी होती है, उसका संरक्षण करना इंडिया का एकमात्र धर्म है। इतना ही नहीं, इंडियन ओशन में जो भी शिप्स आती हैं, जितनी भी कंट्रीज आती हैं, उन सबको इंडिया अपने एक मेहमान की तरह ट्रीट करता है। इंडिया कहता है कि मैं उन सारी जगहों, इन सारे शिपों का संरक्षण करूंगा, सेफगार्ड करना मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और ईरान चुपचाप से बैठा और इंडिया चुपचाप से बैठा हुआ है। इनफैक्ट जब खमीनी की मौत हुई थी, तो आपने देखा होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कॉन्डोलेंस भी नहीं दिया। और मतलब अभी 1-2 दिन में हमने देखा कि अब जाके एक्सटर्नल अफेयर से उनके चीफ आए और वहां पे हमने देखा कि उन्होंने कॉन्डोलेंस दिया खमीनी को। लेकिन एक्चुअली में बात क्या आ रही है? क्या जो ऑपोजिशन लीडर इस टाइम पे कह रहे हैं, पवन खेरा, सुप्रिया सुनेत, फिर आपके ये जो है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सब जो लोग कह रही है, ये बातें सच हैं क्या? पूरे के पूरे इस वॉर जोन के अंदर इंडिया ने ऑलमोस्ट प्रो इजरायली स्टैंड ले लिया है। देखिए, इंडिया ने एक प्रो इजरायली स्टैंड लिया है, ये हम सबको पता है, इसमें कोई भी छुपाने वाली बात है ही नहीं। ये हम सबको पता है कि ऐसी ही चीजें इस टाइम पे चल रही है। इतना ही नहीं, अगर मैं इस पूरी सिचुएशन को अलग तरीके से भी देखूं, तो यहाँ पे भी एक क्लैरिटी बिल्कुल पूरी तरीके से मिल रही है कि इंडिया का जो इंक्लाइनेशन है और इंडिया का जो झुकाव है, वो इजराइल की तरफ, यूएस की तरफ, यूरोपियन यूनियन की तरफ और यूएई की तरफ है। लेकिन यहाँ पे एक और स्पेकुलेशन सामने आ रहा है कि क्या इंडिया एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है इस वॉर के अंदर। इंडिया क्या पता सिर्फ अपना नाम सामने लेकर नहीं आ रही है, पर इंडिया इस वॉर के अंदर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं शामिल है। क्योंकि आप देख रहे हैं, संजोग देख रहे हैं कि ये पूरी वॉर शुरू होने से पहले इंडिया और इजराइल के बीच में एक मीटिंग हुई। उसके बाद से एकाएक ये वॉर हो गई। जैसे ऑयल प्राइसेस में एक बुचार आने वाला था, जैसे ऑयल इन्वेस्टमेंट के लिए कोई कंट्री नहीं बची थी, तैसे ही इंडिया का कनाडा के साथ रिलेशन बन गया और कनाडा ने बोला कि हम ऑयल पाइपलाइन और गैसेस की पाइपलाइन आपके देश के अंदर स्टैब्लिश करना चाहते हैं। उसी के दौरान हम देखते हैं कि ये मिलान एक मैरीटाइम इवेंट होता है, जिसमें ईरान भी शामिल होता है। जैसे ईरान की शिप जारी होती है, तैसे ईरान की शिप पे अटैक हो जाता है। इतना ही नहीं, मगर इसमें अगर मैं और ऐड करूंगी ना, तो आपको और रेलिवेंट लगेगा। इसके अंदर एक और नई चीज होती है। सो बेसिकली कुछ महीनों पहले हमने देखा था कि यूएस से राजदूत काफी हद तक इंडिया आ रहे थे। इंडिया के जो नियर बाय पोर्ट्स थे, इंडियन ओशन का संरक्षण कर रहे थे, स्पेक्यूलेशन कर रहे थे कि क्या क्या कैसे चल
रहा है, तब हम सबको ये चीज लगी कि क्या पता वो बस नॉर्मल नेशन सिक्योरिटी और शिपिंग रूट्स देख रहे होंगे। पर अब ऐसा लग रहा है कि क्या पता वो तब आके सर्च करके इंट्रोस्पेक्ट करके इसी अटैक की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि हम सबको पता है कि इजरायली का जो डिटेक्टिव एरिया है, जो मसान है, जो एजेंसी है उनकी, वो किसी भी चीज को अंजाम देने से पहले कितनी रिसर्च, कितना टाइम लगाती है, इस पूरे चीज में कोई भी बात छुपी नहीं है। तो ये बात सबको पता चल चुकी है। अब इसमें जिस तरीके की गतिविधियां आगे आ रही है, इसमें जिस तरीके के टर्नओवर्स आ रहे हैं, उसमें सबके दिमाग में बस यही क्वेश्चन भर रहा है कि इंडिया का जो पूरा स्टैंड है वो जा किस तरफ रहा है। हमें पता था कि प्रो इजरायली तो है, पर यहाँ पे हमें एक चीज और देखने को मिल रही है कि किस तरीके से इंडिया इस पूरी सिचुएशन के अंदर अपना जो पूरा का पूरा दिमाग है, पूरा का पूरा सपोर्ट है, वो यूएई को, इजराइल को दे रही है। और दे भी क्यों ना, आपको मैं एक चीज समझाती हूँ। देखिए, हम इस बात पे तो गलत है कि हम यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कितनी चीजें क्लेम कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने क्लेम किया कि मैं इंडिया को परमिशन देता हूँ कि तुम 30 दिनों तक रशिया से क्रूड ऑयल खरीद सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि एक्चुअल में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है कौन हमें ये बताने के लिए कि हम क्रूड ऑयल खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हम पे 25% एक्स्ट्रा टैरिफ से इसलिए लगाया था क्योंकि हम क्रूड ऑयल खरीदते थे आपके रशिया से। ठीक है, अब जब उन्होंने यूएस के साथ ट्रेड डील की तो उन्होंने हर जगह फैला दिया फालतू में कि इंडिया ने रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दिया, जबकि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। हमने बस कम कर दिया था वो अमाउंट। और फिर से रशिया हमारे लिए रेडी खड़ा हुआ है कि तुम्हें अगर जरूरत है क्रूड ऑयल की तुम हमसे ले लो। ठीक है, तो इंडिया अपने तरीके से बैक्ड अप है कंप्लीटली, पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फालतू में इंटरवीन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इंडिया यूएस और इसराइल की जितनी भी बातें, जितनी भी चीजें, उनकी किसी भी तरीके से आलोचना नहीं कर रही है, उनको स्लैम करने की कोशिश नहीं कर रही है, उनको उनसे डिसअग्री नहीं कर रही है। प्रॉब्लम यहाँ पर है, क्वेश्चन यहाँ पे अराइव कर रहा है कि एक्चुअल में इंडिया की इतनी अच्छी अलायंसेस बनी कब। यूएस के साथ तो हमने टैरिफ के टाइम पे भी नीचे झुकना जरूरी नहीं समझा था। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज ये आ रही है कि क्या पता इंडिया ये सब कुछ इसलिए कर रही है क्योंकि जो 90 लाख लोग अरब कंट्रीज में फंसे हुए हैं और जिन पर अटैक ईरान कर रहा है, उनके संरक्षण के लिए इंडिया को इनके साथ साइड करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ईरान तो अपने अच्छे रिलेशन इंडिया के साथ मेंटेन कर रहा है। ईरान ने अभी तुरंत आज सुबह उनके आयतुल्ला जो ईरानी एम्बेसी से इंडिया में है, उन्होंने साफ साफ बोला कि हमारे रिलेशन न्यू दिल्ली के साथ बहुत अच्छे हैं, हम तो चाहते ही नहीं कुछ खराब हो, सदियों पुराना हमारा रिलेशन है। और खमीनी ने हमें कितने बार ये चीज बोला है कि इंडिया से रिलेटेड बुक्स पढ़ो, इंडिया बहुत अच्छी कंट्री है, हमें उससे अच्छा रिलेशन मेंटेन करना चाहिए, इंडिया का कल्चर बहुत वाइडस्ट्रम है। तो उनकी बातों में तो कुछ ऐसा लगा नहीं कि ईरान को कोई प्रॉब्लम है इंडिया से। दूसरी ओर स्टेट ऑफ हॉर्मोस में जहां पे सबकी शिप्स बंद कर दी गई है, सो बेसिकली स्टेट ऑफ हॉर्मोस वो एरिया है जो ईरान और ओमान से ढका हुआ है, उसके थ्रू अरब कंट्रीज से ऑयल, गैसेस और क्रूड ऑयल ये सब कुछ एक्सपोर्ट होता है और वापस आता है कि एशियन कंट्रीज को मिलता है। ठीक है, तो अब उसने पूरा बंद कर दिया, जिसके चक्कर में पूरे के पूरे देश, पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक्चुअली ऑयल इम्बैलेंस हुआ है। पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में ईरान ने इंडिया के लिए रूट खोल दिया। ईरान के लिए दो कंट्रीज के लिए खोला है, पहला चाइना, दूसरा इंडिया। तो इंडिया का तेल आना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली इंडिया का स्टैंड समझ नहीं आ रहा। पर ये जो बार बार ईरान के साथ चीजें हो रही है जिसमें इंडिया को एक्टिवली एक्ट करना चाहिए और इंडिया नहीं एक्ट कर रही है, उस पर एक सवाल ये आ रहा है कि ईरान कब तक ही सहेगा। और अगर ईरान का दिमाग खनका तो क्या पता वो इंडिया तक भी अटैक कर लेगा, क्योंकि इंडिया उसको एक फॉरमोस्ट एक्टिव पार्टिसिपेंट दिख रहा है इस कंप्लीट वॉर में। और जब से ये पूरी स्पेक्यूलेशन आई है कि वो शिप जो आई थी वो इंडिया के एक इवेंट में आई थी और इंडिया के इवेंट से आगे जाते हुए इंडियन ओशन में उससे मारा गया, तब से जो पूरा शक है ना वो इंडिया के ऊपर इस तरीके से, इस सटीक तरीके से आया है कि बहुत हद तक चांसेस है कि हम एक वॉर जोन में एंटर कर सकते हैं। बहुत हद तक चांसेस है कि इस शिप में और जो करीबन 90 लोगों की जो मौत हुई ईरानी सैनिकों की और जो डिस्ट्रक्शन हुआ उसका बदला भी ईरान हमसे लेने आ सकता है। तो ये सब कुछ इस टाइम पे बहुत ट्विस्टेड होता जा रहा है जिसका हमारे पास अभी कोई आंसर नहीं है कि किस तरीके से क्या होने वाला है। अब देखते हैं इस पूरे वॉर जोन के अंदर क्या नई चीजें आती हैं और क्या सब कुछ होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।